नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बाद का तुर्की के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें इस्मत इनानू के योगदान के विषय में और डेमोक्रेटिक पार्टी के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने मुस्तफ़ा कमाल पाशा की जीवनी और मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, उसके विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बाद का तुर्की के विषय में अध्ययन करेंगे। इस्मत इनानू 11 नवंबर 1398 से 22 मई 1950। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु के बाद तुर्की की बागडोर उसके परम मित्र तथा प्रमुख सहयोगी इस्मत इनानू के हाथों में आ गई। वे एक साथ ही गणराज्य का राष्ट्रपति एवं गणतांत्रिक जनता दल का अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। इस्मत का जन्म 24 सितंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। उसका पिता हाजी रशीद वे ओटोमन साम्राज्य के एक न्यायाधीश था। उसे भी सैनिक महाविद्यालय में भर्ती करवाया गया था और 1906 ईस्वी में उसे एड्रियानोपल में नियुक्त किया गया, जहां वे एकता प्रगति संघ के संपर्क में आया। 1910 ईस्वी में उसे यमन भेज दिया गया और 1912 ईस्वी में उसे यमन स्थित तुर्की सेना का सेना नायक बना दिया गया। प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ में वे कुछ दिनों तक कमाल का सेना अधिकारी भी रहा था। युद्ध की समाप्ति के पूर्व उसे कर्नल का पद प्रदान किया गया था। जब कमाल ने महान राष्ट्रीय सभा का पुनर्गठन किया तो इनानू ने भी अपनी राष्ट्रीय सेवाएं राष्ट्रीय सभा को अर्पित कर दी। 1921 ईस्वी में यूनानियों के विरुद्ध लड़े गए इनानू के युद्धों में इस्मत ने शानदार सफलताएं प्राप्त की और इसीलिए उसने अपने नाम के आगे इनानू की पदवी धारण की। लोसान की संधि वार्ता के समय उसी को तुर्की का प्रधान प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था और अपनी दृढ़ता के कारण वे इस संधि में तुर्की के लिए सम्मानजनक शर्तें रखवाने में कामयाब रहा। वे काफी समय तक तुर्की का प्रधानमंत्री रहा। अतः कमाल की मृत्यु के बाद वही एकमात्र उसका उचित उत्तराधिकारी था। आगामी 10 वर्षों तक वे तुर्की का नेतृत्व करता रहा। इनानू की आंतरिक नीति। राष्ट्रपति बनते ही इनानू को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। वस्तुस्थिति ये थी कि मुस्तफ़ा कमाल ने जिस अल्पावधि में तुर्की में के असंतोष व्याप्त हो गया था, मुस्तफ़ा ने अपने जीवन काल में उनके असंतोष को सिर उठाने का अवसर नहीं दिया। मुस्तफ़ा ने अपने जीवन काल में उनके असंतोष को सिर उठाने का अवसर नहीं दिया। इसने शक्ति के साथ उनके विरोधी को कुचल दिया था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद प्रतिक्रियावादी शक्तियां पुनः सिर उठाने लगी। दुर्भाग्यवश इसी समय द्वितीय महायुद्ध हो गया, जिसने तुर्की को पुनः संकट में डाल दिया। महायुद्ध के परिणाम स्वरूप कई नई आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। संपूर्ण देश महंगाई की चपेट में आ गया। सैनिक व्यय भी काफी बढ़ गया। देश की अर्थव्यवस्था पर पुनः भारी बोझ आ पड़ा। ये ठीक है कि इनानू एक योग्य सेना नायक और मंझा हुआ राजनीतिज्ञ भी था, परंतु उसमें मुस्तफ़ा कमाल की सी क्रियात्मक योग्यता का अभाव था। समस्याओं के समाधान के लिए जिस प्रशासनिक दृढ़ता की जरूरत होती है वह उसमें नहीं थी। परिणाम स्वरूप उसकी लोकप्रियता कम होती गई और अंत में उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के कारण तुर्की की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लग गई थी। इसे सुधारने के लिए 11 नवंबर 1942 ईस्वी को तुर्की के सभी नागरिकों पर एक नया जायदाद कर लगाया गया।
परंतु कर लगाते समय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का गला घोट दिया गया। तुर्की के गैर मुस्लिम नागरिकों की तुलना में 10 गुना अधिक कर वसूल किया गया। जो नागरिक कर अदा नहीं करने की स्थिति में नहीं था, उसकी संपत्ति को नीलाम करने तथा पूरी कर राशि वसूलने होने तक उसे राज्य द्वारा संचालित श्रम शिविरों में भेजने की व्यवस्था की गई। सरकार का यह कदम कमाल के गणतंत्रीय आदर्शों पर एक काला धब्बा था। इस कदम ने सामाजिक समानता के सिद्धांत पर भी कुठाराघात किया। इससे तुर्की के व्यापार, वाणिज्य तथा व्यवसाय को भारी हानि पहुंची। महायुद्ध की समाप्ति के साथ ही इस कर को समाप्त कर दिया गया, परंतु वह पीछे व्यापक असंतोष छोड़ गया, जिससे प्रतिक्रियावादी शक्तियों को अपने पैर फैलाने का उचित अवसर प्राप्त हो गया। धीरे धीरे मुस्तफा कमाल की धर्मनिरपेक्षता तथा उदारवादी नीति में परिवर्तन की मांग की जाने लगी और समय समय पर यह मांग जोर पकड़ती गई। सितंबर 1945 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय पुनर्स्थापना दल ने सार्वजनिक तौर से कमाल की नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह बात दूसरी है कि इस दल को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पाई, परंतु इसने देश में विद्यमान असंतोष को और अधिक व्यापक बना दिया। जब शिक्षित तथा बौद्धिक वर्ग प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग करने लगा, व्यापारी लोग नए स्रोतों की खोज करने लगे, श्रमिक वर्ग सरकार की दमनकारी नीति में संशोधन की मांग करने लगा तो धर्मांध तुर्क देश में इस्लाम को पुनः प्रतिष्ठित करने की जोरदार मांग करने लगे। गैर मुसलमानों में जायदाद कर के कारण पहले से ही असंतोष फैला हुआ था। इस प्रकार सभी वर्ग मुस्तफा कमाल की नीतियों में परिवर्तन की मांग करने लगे थे। इन्होंने राष्ट्र की आकांक्षाओं में बाधक बनना नहीं चाहता था। उसने अपने आप को तटस्थ रखा और नीति निर्धारण का कार्य राष्ट्रीय सभा को सौंप दिया। नवंबर 1945 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन शुरू हुआ। उद्घाटन भाषण में स्वयं इन्होंने ने देश में विरोधी दल की अनिवार्यता पर जोर दिया। इस समय तक महायुद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, अतः अन्य दलों पर प्रतिबंधों की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। परंतु इससे शासकीय दल गणतांत्रिक जनता दल में गहरी फूट पड़ गई और उसके प्रमुख नेताओं ने दल से त्यागपत्र देकर 7 जनवरी 1946 की डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की। डेमोक्रेटिक दल के नेताओं में 2 व्यक्ति प्रमुख थे, एक थे सेलाल बयार और दूसरे थे अदनान मेदेरस। सलाल बयार मुस्तफा कमाल पाशा के निकट सहयोगी थे और उन्होंने तरुण तुर्क आंदोलन में भी भाग लिया था। मुस्तफा कमाल के अंतिम दिनों में वे तुर्की के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। अदनान मेंदरस एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ था। इन 2 प्रमुख नेताओं के साथ अन्य बहुत से नेताओं तथा कर्मठ एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं ने भी पुराने दल को छोड़कर नए दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस प्रकार पहली बार एक शक्तिशाली विरोधी दल अस्तित्व में आया। डेमोक्रेटिक दल मुस्तफा कमाल के सिद्धांतों का विरोधी नहीं था, परंतु वह उन सिद्धांतों के पुनरावलोकन और आवश्यकता हो तो संशोधन के पक्ष में था। इसके अलावा वे राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में जारी प्रतिबंधों का भी विरोधी था, परंतु शासकीय दल परिवर्तनों के पक्ष में नहीं था। जुलाई 1946 में राष्ट्रीय सभा के लिए आम चुनाव हुए, जिसमें डेमोक्रेटिक दल को केवल 62 स्थान ही प्राप्त हो सके। इसका मूल कारण निष्पक्ष निर्वाचन का न होना था। इसके उपरांत भी डेमोक्रेट दल ने अपनी मांगों के लिए संघर्ष जारी रखा
और शासकीय दल पर इसका प्रभाव भी पड़ा। 2 जुलाई 1947 ईस्वी को मुस्लिम धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया और धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर और कुछ समय बाद धार्मिक शिक्षा पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। गणतांत्रिक जनता दल में पुनः मतभेद उत्पन्न हो गए थे और बहुत से सदस्य परिवर्तनों की मांग करने लगे थे। इसी समय जुलाई 1948 ईस्वी में तुर्की में एक प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल नेशनल पार्टी का भी गठन हुआ। फरवरी 1950 ईस्वी में सरकार ने एक नई निर्वाचन विधि लागू करने की घोषणा की, जिसमें गुप्त मतदान और सार्वजनिक मतगणना की व्यवस्था की गई और देश में निर्वाचन की देखरेख का उत्तरदायित्व न्यायपालिका को सौंप दिया गया ताकि निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। नए परिवर्तनों को महत्व समझाने के लिए इन्होंने ने देशव्यापी भ्रमण किया। मई 1950 ईस्वी में नई विधि के अनुसार आम निर्वाचन हुए, जिसमें डेमोक्रेटिक दल को कुल 487 स्थानों में से 408 स्थान प्राप्त हुए। शासक दल को केवल 69 स्थान प्राप्त हो सके। इस प्रकार तुर्की की राजनीति में एक शांतिपूर्ण क्रांति संपन्न हो गई। देश की बागडोर गणतंत्रवादी दल के हाथों में, डेमोक्रेटिक दल के हाथों में आ गई। 22 मार्च 1950 को महान राष्ट्रीय सभा ने सेलाल बयार को नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया। महेंद्रस प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अब हम पढ़ेंगे इनोनु की विदेश नीति। विदेश नीति के क्षेत्र में भी इस्मत इनोनु का कई प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके राष्ट्रपति बनने के थोड़े समय बाद ही द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया, जिससे नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती गई। इन्होंने ने इस अवसर पर राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा एवं वृद्धि की दृष्टि से जो नीति अपनाई, उसे राष्ट्रीय स्वार्थपरता की नीति कहा जा सकता है। इस नीति की मुख्य विशेषता तुर्की को महायुद्ध की ज्वाला से दूर रखना था, ताकि देश में शांति एवं समृद्धि बनी रहे। महायुद्ध के आरंभ से ही तुर्की का झुकाव इंग्लैंड, फ्रांस की तरह था। जब इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया था, तब भी तुर्की ने इंग्लैंड को सहयोग दिया था। इससे दोनों देशों के मध्य मैत्री संबंध कायम हो गए थे। जब मुसोलिनी ने अल्बानिया पर आक्रमण किया, तो खतरा तुर्की की सीमाओं के निकट आ पहुंचा। इस अवसर पर तुर्की ने इंग्लैंड के साथ पारस्परिक आश्वासन की संधि की और फ्रांस के साथ अनाक्रमण की संधि की। फ्रांस ने हैती गणराज्य पर तुर्की का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया और तुर्की को सैनिक साज सम्मान खरीदने के लिए ऋण दिया। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और रूस की संधि से परिस्थिति ही बदल गई। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो रूस ने भी उसका साथ दिया। तुर्की रूस के साथ मैत्री कायम रखना चाहता था, ताकि उसकी सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा न रहे। परंतु जब तुर्की ने रूस से इस संबंध में वार्ता की, तो रूस का स्पष्ट उत्तर था कि तुर्की पहले इंग्लैंड, फ्रांस से पृथक हो जाए। ये बात इनोनु की सरकार को मान्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में इनोनु ने कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उसने इंग्लैंड और फ्रांस से एक संधि करके किसी भी यूरोपीय देश के आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त कर लिया और बदले में भूमध्य सागर में युद्ध होने पर इंग्लैंड और फ्रांस के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। उस संधि की विशेषता ये थी कि तुर्की को रूस के विरुद्ध हथियार उठाने को नहीं कहा गया। जब फ्रांस का पतन हो गया और इंग्लैंड संकट में फंस गया, तब तुर्की को संधि के अनुसार युद्ध में कूद पड़ा था। युद्ध में कूद पड़ना था, परंतु तुर्की ने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि इस समय तक जर्मन सेनाएं उसे चारों ओर से घेर चुकी थी और यदि तुर्की इंग्लैंड का पक्ष लेता तो उसे तत्काल जर्मनी से लड़ना पड़ता, जबकि इनोनू का उद्देश्य अपने देश की सुरक्षा करना था। अतः उसने संधि की शर्तों की तरफ की अतः उसने संधि की शर्तों को ताक में रख दिया और जर्मनी के प्रति मैत्री प्रदर्शित करके तुर्की को बचाने का निश्चय किया। युद्धों के पूर्व तुर्की और जर्मनी में अच्छे व्यापारिक संबंध थे। युद्धों के पूर्व तुर्की और जर्मनी में अच्छे व्यावसायिक संबंध थे। अब जब तुर्की जर्मन सेनाओं से गिर गया तो उसने जर्मनी के साथ पुनः बातचीत की और 18 जून 1940 को तुर्की और जर्मनी के मध्य 10 वर्ष के लिए एक अनाक्रमण संधि हो गई। बाद में जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया और जर्मनी सेनाओं को रूस के विरुद्ध भी सैनिक सफलताएं मिलने लगी, तो तुर्की ने 9 अक्टूबर 1941 ईस्वी को जर्मनी के साथ एक व्यापारिक संधि भी कर ली। हिटलर ने रूस में निवास करने वाली तुर्क जातियों को स्वराज्य देने का प्रलोभन देकर भी तुर्कों को अपनी ओर आने के लिए उकसाया, परंतु इन्होंने ने खुले रूप से युद्ध में सम्मिलित होना अच्छा नहीं समझा। हाँ, उसने जर्मनी सेना और युद्धपोतों को सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गया। इससे युद्ध का पासा ही पुनः पलट गया, परंतु तुर्की ने अब भी खुले रूप से युद्ध में सम्मिलित होना उचित नहीं समझा। हाँ, उसने जर्मनी के साथ की गई व्यापारिक संधि भंग कर दी और खाड़ियों से गुजरने वाले जर्मन युद्धपोतों पर रोक लगा दी। 23 फरवरी 1945 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसा करने में उसका ध्येय सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त करना मात्र था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति पर अमेरिका और रूस भारी हो गए थे। लगभग संसार दो परस्पर विरोधी गुटों पूंजीवादी और साम्यवादी में विभाजित हो गया था। अब नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक दल का शासन। 1950 से लेकर 1960 तक तुर्की में डेमोक्रेटिक दल का शासन बना रहा और शासन की बागडोर सेलार बयार तथा अदनान मेदरस के हाथों में बनी रही। प्रारंभ में लोगों को इस दल से काफ़ी आशाएं थी, परंतु समय के साथ साथ डेमोक्रेटिक नेता कुर्सी से चिपकने लगे और उन्होंने राजनीतिक औचित्य को भी भुला दिया। परिणाम स्वरूप मई 1960 में तुर्की सैनिक क्रांति हो गई और डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन समाप्त हो गया। राजनीतिक क्षेत्र में डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी सत्ता का उपयोग अपने विरोधियों का सफाया करने के लिए किया और इससे सबसे अधिक हानि गणतांत्रिक जनता दल को उठानी पड़ी। इस दल द्वारा संचालित सार्वजनिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया, दल का कोष तथा संपत्ति जब्त कर ली गई और इसकी शाखाओं को बंद कर दिया गया। दल के मुख्य समाचार पत्र वतन को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। ऐसी स्थिति में मई 1960 को सेना ने क्रांति के द्वारा शासन सत्ता हथिया ली। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में डेमोक्रेटिक शासन ने मुस्तफा कमाल पाशा के सिद्धांतों से अधिक दूर जाना उचित नहीं समझा। इस प्रकार तुर्की में लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर आगे बढ़ता गया। इस प्रकार हमने मुस्तफा कमाल पाशा के बाद तुर्की में इस्मत इनानू के विषय में कि किस प्रकार उसने मुस्तफा कमाल पाशा के बाद आधुनिकीकरण में योगदान दिया के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद।